हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू मैंटीज क्लासेस। तो आज हम फिर से हाजिर हैं एक और नया सैंपल पेपर लेके। तो अब देखो यहाँ पे क्या है, लास्ट जो मैंने वीडियो डाली थी तो उसमें मैंने सीबीएसई का सैंपल पेपर जो है लेटेस्ट जो रिलीज हुआ है उसके बारे में डिस्कस किया था। लेकिन इसी बुक में ऑल इन वन जो बुक आ चुकी है मार्केट में, उसी के 5 सैंपल पेपर मैं आपको यहाँ पे सॉल्व करवाऊंगी। तो आज जो है हम इस वीडियो में सैंपल पेपर 1 करेंगे, ठीक है। तो ऐसे ही आपको जो नेक्स्ट वीडियोस हैं उनमें जल्दी से जल्दी आपके हिस्ट्री के 5 सैंपल पेपर जो है वो सॉल्व करवा दिए जाएंगे स्टूडेंट्स। तो यहाँ पे चलो स्टार्ट करते हैं। और ये बिल्कुल लेटेस्ट बुक है, 2025 एग्जाम के लिए है। तो आप अपनी प्रिपरेशन यहाँ से बहुत अच्छी से कर सकते हैं, ठीक है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन फर्स्ट क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट रिगार्डिंग अल बिरूनीज किताबुल हिंद। तो अल बिरूनी की जो बुक थी ना किताबुल हिंद, तो उसके हिसाब से यहाँ पे कौन सा स्टेटमेंट जो है हमें करेक्ट बताना है, यहाँ पे ध्यान देना है। करेक्ट पूछा है तो पहला देखेंगे, इट इज इन पर्शियन लैंग्वेज, ये गलत है, ये अरबिक लैंग्वेज में लिखी हुई थी। इट इज डिवाइडेड इनटू 100 चैप्टर्स, ये भी गलत है। इट इज डिवाइडेड इनटू सेवरल सब्जेक्ट्स लाइक रिलीजन, फिलोसफी, फेस्टिवल एटसेट्रा, ये बिल्कुल सही है। जो किताबुल हिंद थी उसके अंदर डिविजन्स बने हुए थे, किस चीज के, रिलीजियस के बारे में लिखा था, फिलोसफी के बारे में लिखा था, फेस्टिवल्स वगैरह लिखे हुए थे, ये सारी चीजें। एंड ही यूज सच अ लैंग्वेज विच वाज नॉट इजीली अंडरस्टैंडेबल बाय अदर लोकल, तो ये छोड़ दीजिए, यहाँ पे आंसर हो जाएगा सी। उसके बाद सेकंड क्वेश्चन है, विजयनगर सिटी वाज सिचुएटेड बिटवीन विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर। तो आपको बताना है कि विजयनगर तो कौन सी रिवर के बीच में सिचुएटेड था। तो ये था कृष्णा इन नॉर्थ एंड तुंगभद्रा इन साउथ। तो जो कृष्णा रिवर है इसी की ट्रिब्यूटरी है तुंगभद्रा भी। तो इन दोनों नदियों के बीच में जो है विजयनगर एम्पायर बसा हुआ था। उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं, मैच द फॉलोइंग। तो यहाँ पे 1921 जो है इस समय पे क्या है, हड़प्पन सिविलाइजेशन से रिलेटेड है, ये एक्सकवेशन के बारे में है। तो एमएस वर्क्स बिगिन एक्सकवेशन ऑफ हड़प्पा, ये बिल्कुल सही है। 1925 excavation begins at मोहनजोदारो, ये भी सही है। 1955 एसआर राव begins excavation at लोथल, ये भी सही है। एंड 1986 अमेरिकन टीम begins excavation at हड़प्पा। तो ये क्या है ना, सामने सामने ही सही है सारे आंसर। तो इसका आंसर हो जाएगा 1 2 3 4, यानी ए इज करेक्ट। फोर्थ क्वेश्चन देखेंगे स्टूडेंट्स। तो द लॉस्ट हड़प्पन सिविलाइजेशन वाज डिस्कवर्ड इन 1921 बाय दिस आर्कियोलॉजिस्ट। तो कौन से आर्कियोलॉजिस्ट के द्वारा जो है 1921 में हड़प्पन सिविलाइजेशन को डिस्कवर्ड किया गया था। तो इनका नाम है दयाराम साहनी। डी आर साहनी का मतलब हो गया दयाराम साहनी। उसके नेक्स्ट क्वेश्चन है, फ्रॉम अमंग द फॉलोइंग चूज द प्लेस इन विच मंगल पांडे वाज हैंग्ड ऑन 29 मार्च 1857। तो जो मंगल पांडे हैं इनको फांसी पे लटका दिया गया था 29 मार्च को 1857 में। और देखो ये क्या है, बोला जाता है कि 1857 के रिवॉल्ट में जो शुरुआत की गई थी ना, वो इन्हीं के यहाँ से हैंग्ड होने की वजह से हुई थी, क्योंकि इन्होंने कुछ चीजों का ऑब्जेक्शन किया था ब्रिटिश रूल के सामने। तो वहीं से चीजें शुरू हो जाती हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे आंसर आ जाएगा आपका, क्या आएगा, बैरकपुर, ठीक है। यहाँ पे आंसर बी। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, आइडेंटिफाई द इमेज एंड राइट इट्स नेम। तो आपको ये पहचानना है ये इमेज किसकी है। तो ये इमेज है स्टूडेंट विजयनगर एम्पायर के ही चैप्टर में दे रखी है, लोटस महल, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है सेवेंथ क्वेश्चन, गिवन बिलो टू स्टेटमेंट। तो यहाँ पे असर्शन रीजनिंग वाले क्वेश्चन है, द ग्रेट एपिक महाभारत इज द वर्क ऑफ नॉट वन बट सेवरल ऑथर्स एट डिफरेंट टाइम पीरियड। तो जो महाभारत का जो वर्क है वो बहुत सारे ऑथर्स ने डिफरेंट डिफरेंट टाइप पे उसको पब्लिश किया है। एंड हिस्टोरियन सजेस्ट द डिडक्टिव सेक्शन ऑफ द एपिक वर प्रोबेबली एडेड लेटर। लेकिन बोला गया है कि देखो, जैसे हिस्टोरियंस ने सजेस्ट किया है कि एक सेक्शन होता था डिडक्टिव और एक सेक्शन होता था नरेटिव, ठीक है। तो डिडक्टिव का मतलब होता है कि जो उपदेश देने वाले, जो जैसे आप थॉट्स मान लो, उपदेश देने वाले कोट्स मान लो, है ना, इस तरीके से, मतलब छोटे से स्टेटमेंट में बहुत बड़ी बात समझ जाना। एंड नरेटिव का मतलब होता है किसी चीज को एलैबोरेट करना, एक्सप्लेन करना, समझाना, मतलब उसको लंबा करके लिखना, एक तरीके से नरेटिव करना, उसको नरेट करना, ठीक है। तो यहाँ पे हिस्टोरियंस ने बोला है कि क्या ये डिडक्टिव सेक्शन जो है इसको बाद में एड ऑन किया गया है। तो आपको यहाँ पे स्टेटमेंट्स बताने हैं। तो ये दोनों ही स्टेटमेंट स्टूडेंट सही हैं, और जो आर है वो इसकी करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी बताता है। क्यों? क्योंकि महाभारत के अंदर ही डिडक्टिव एंड नरेटिव दोनों ही सेक्शंस को जोड़ा गया था।
और जो डिडक्टिव है इसको बाद में जोड़ा गया था। जैसे कृष्ण भगवान जो है उन्होंने क्या उपदेश दिए हैं, तो ये डिडक्टिव सेक्शन है। ठीक है, किसी चीज को नरेट किया गया है कहानी के तौर पे, तो वो नरेटिव सेक्शन है। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा हमारा ए, बोथ ए एंड आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। देन 8th क्वेश्चन है, हु ट्रेवल्ड थ्रू राजमहल हिल्स इन 19th सेंचुरी। तो राजमहल हिल्स में किसने ट्रेवल किया था 19th सेंचुरी में, तो ये था भाई बुकानन। ये एक ऑब्जर्वर था, ये देखने के लिए आया था कि जो राजमहल पहाड़ियां हैं वहां की लैंड कैसी है, वहां की फर्टिलिटी कैसी है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे भाई अंग्रेजों को एग्रीकल्चर करवाना था और यहाँ पे जो पहाड़ी ट्राइब थी वो नहीं चाहती थी कि यहाँ पे एग्रीकल्चर हो, क्योंकि वो लोग वहां पे ट्राइब के तौर पे रहते थे, तो उनको फॉरेस्ट से बहुत प्यार था। ठीक है, उसके 9th क्वेश्चन पे आते हैं, विच अमंग द फॉलोइंग वॉल्स वर द फीचर ऑफ हड़प्पन सिविलाइजेशन। तो देखो हड़प्पा के बहुत क्वेश्चन आ रहे हैं, आपको हड़प्पा वाला चैप्टर जो है वो बहुत अच्छे से तैयार भी करना है स्टूडेंट, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है ये। तो यहाँ पे बोला जा रहा है कि क्या क्या चीजें जो है हड़प्पन सिविलाइजेशन में मेन फीचर्स मतलब डिनोट करते हैं। तो जैसे टाउन प्लानिंग उनकी बहुत अच्छी थी। ओके, ये एक अर्बन सिविलाइजेशन थी स्टूडेंट्स, ये शहरीकरण को बहुत ज्यादा बढ़ावा इन्होंने दिया था। उसके बाद हमने देखा था कि फर्स्ट जो चैप्टर है इसमें सिटाडेल एंड लोअर टाउन, मतलब उनकी जो सेटलमेंट है उसको 2 हिस्सों में बांटा गया है, सिटाडेल एंड लोअर टाउन। ये भी बिल्कुल सही है, ड्रेनेज सिस्टम तो बहुत ही बढ़िया था, एकदम फर्स्ट क्लास। उसके बाद ऑल ऑफ दीज, तो देखो यहाँ पे सारी चीजें हमको देखने को मिल रही हैं, तो आंसर हो जाएगा हमारा डी, ऑल ऑफ दीज। 10th क्वेश्चन देखेंगे, शाकास हु केम फ्रॉम सेंट्रल एशिया वर डिगाइडेड बाय द ब्राह्मण्स एज। तो यहाँ पे जो शाकास है जो सेंट्रल एशिया से आए थे हमारे भारत के अंदर में, तो ब्राह्मण्स ने उनको किस नाम से पुकारा था या किस नाम से डिनोट किया था, तो वो था मलेच्छास, है ना। हमारे यहाँ आज भी ना गांव वगैरह में बोलते हैं बड़ा मलेच्छ है, मलेच्छ का मतलब आउटसाइडर, तो बाहर से आया करके। ठीक है, चलो खैर आगे देखते हैं 11th में, आइडेंटिफाई द डायनेस्टी हु फॉलोड द सिस्टम ऑफ एंडोगेमी। तो यहाँ पे आपको देखना है कि एंडोगेमी जो है वो कौन सी डायनेस्टी के द्वारा जो फॉलो किया जाता था। तो यहाँ पे हम देखेंगे सातवाहनास, आंसर हो जाएगा इसका। ठीक है, एंडोगेमी है, एक्सोगेमी है। एंडोगेमी क्या होता है, अपने ही कुल में शादी करना, अपनी ही जात बिरादरी में शादी करना। एक्सोगेमी क्या होता है, अपने कुल से बाहर शादी करना। ठीक है, पॉलीगेमी है, पॉलीएंड्री है, ये सब आपको चैप्टर 3 में देखने को मिल जाएंगे और इन सब के डिफरेंशिएट आपको पता भी होना चाहिए। तो सातवाहनास जो रूलर्स थे ना, ये मतलब ऐसे बहुत ही ओपन माइंडेड, बहुत ही लिबरल टाइप की इनकी सोच थी और इन्होंने सारी चीजों को फॉलो किया है। देखो ये मैट्रिलिनी सिस्टम को फॉलो करते थे, यानी अपनी मदर का नाम अपने नाम से पहले लगाते थे, अपना जो उनका थ्रोन होता था वो अपने पापा के नाम से पहनते थे, और ये अपनी वाइफ वगैरह को भी बहुत लिबर्टी देते थे, बहुत लिबरल रखते थे। ये किसी भी कुल में शादी कर लेते थे, मतलब जैसे सपोज करो किसी राजा की जो वाइफ है उसकी बहन से भी ये शादी कर लेते थे, तो ऐसे करके यहाँ पे चलता था। ठीक है, तो सातवाहनास जो है ये इनको फॉलो करते थे और ये किसी भी वेद ग्रंथ, धर्म सूत्रा, धर्म शास्त्रों की चीजों को नहीं मानते थे, इसलिए यहाँ पे क्या इनको क्रिटिसाइज भी किया गया है। उसके बाद क्या है, अरेंज द फॉलोइंग इवेंट्स इन द क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। तो आपको इसको क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में लगाना है। तो कंपोजिशन ऑफ 3 पिटकास, तो देखो ये बुद्धिस्ट धर्म की 3 बास्केट्स थी, है ना। 3 पिटकास जिसको बोला जाता है, यानी 3 बास्केट, यानी सुत्त पिटाका, अभिधम्म पिटाका एंड विनय पिटाका। ओके, कंपोजिशन ऑफ चरक एंड सुश्रुत संहिता एंड कंपाइलेशन ऑफ पुराणास एंड कंपोजिशन ऑफ रामायणास। तो इसमें आंसर हो जाएगा, आंसर ए इज करेक्ट। यहाँ पे क्या है, पहली जो घटना हुई है वो त्रिपिटकास ही पहले आए हैं फॉर्म में, देन उसके बाद रामायण को यहाँ पे कंपोजिशन किया गया है, देन उसके बाद क्या है यहाँ पे चरक एंड सुश्रुत। ये क्या थे चरक एंड सुश्रुत, जो चरक संहिता और सुश्रुत संहिता लिखी है ना मेडिसिन के बारे में और सर्जरी के बारे में, यानी हमारे भारत में देखो मेडिसिन और सर्जरी कितने समय पहले से आ चुकी थी, क्रेडिट सारा अंग्रेज ले जाते हैं, लेकिन हमारे देश में जो है बहुत पहले से इस चीज को डिस्कवर किया जा चुका है, लेकिन वही है बस हमको पहचान नहीं मिल पाई है उतने काम की। ठीक है, तो चरक संहिता एंड सुश्रुत संहिता, तो ये चरक और सुश्रुत संहिता जो है ये कब कंपाइल की गई थी ऐसे करके, और लास्ट में आपके आए पुराणास। पुराणास बहुत बाद में डिस्कवर किए गए हैं, 18 पुराण है। तो आंसर हो जाएगा 1423। उसके बाद आता है नेक्स्ट, कंप्लीट द फॉलोइंग एनालॉजी विद द हेल्प ऑफ गिवन ऑप्शन। कराइकल अमैयर, कराइकल अमैयर के बारे में यहाँ पे बोल रहे हैं, एंड शिवा अंडा। तो आपको यहाँ पे क्या है ना, इसको करेक्ट करना है। तो कराइकल अमैयर, अब देखो यहाँ पे क्या बोल रहा है कि जो कराइकल अमैयर थी वो शिवा से डिनोट करती थी, मतलब शिव शैविज्म धर्म की थी, और ये एक अकेली लेडी थी,
उन 64 जो उसके संत थे शैविज्म के, ठीक है। और अंडाल जो है, अंडाल कौन से धर्म से बिलोंग करती थी? ये विष्णु भगवान से बिलोंग करती थी, मतलब वैष्णविज्म से बिलोंग करती थी। तो कराईकलम अय्यर शिवा, अंडाल विष्णु, तो विष्णु को सर्च करो, ये आंसर ए इज करेक्ट। देन 14 क्वेश्चन देखेंगे, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग रिवॉल्ट 1857 एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन। तो 1857 से रिवॉल्ट से पूछ रहा है ये क्वेश्चन, और यहाँ पे करेक्ट चूज करना है आपको। तो मुगल एम्परर बहादुर शाह वाज डिक्लेयर्ड एज द लीडर ऑफ द सिपॉय, ये बिल्कुल सही बात है भैया, लास्ट मुगल रूलर रह गए थे ये बहादुर शाह, जिनकी देखरेख में क्या है 1857 का जो रिवॉल्ट है इसको फंडिंग की जाती है, इसको लीड किया जाता है। एंड देन देयर वाज नो पार्टिसिपेशन ऑफ कॉमन पीपल, क्या वो पार्टिसिपेशन नहीं था कॉमन पीपल्स का? ये तो गलत है, कॉमन पीपल का तो बहुत ज्यादा पार्टिसिपेशन था इसमें। एंड नेक्स्ट है मनी लैंडर्स एंड द रिच वर अटैक्ड, हाँ बिल्कुल इन पे तो प्रॉपर अटैक किया गया था, ये सबसे ज्यादा लुटेरे थे ये, है ना। तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा फर्स्ट एंड थर्ड, तो आंसर सी इज करेक्ट। देन 15 क्वेश्चन देखेंगे, आइडेंटिफाई द इनकरेक्टली मैच्ड पेयर इनकरेक्टली, है ना, आपको इनकरेक्ट देखना है। तो यहाँ पे क्या बोल रहा है, हलाल खुरान स्कैवेंजर्स को बोलते हैं क्या, हलाल खुरान, तो यहाँ पे ये क्या है, ये सही है, स्कैवेंजर्स को ही बोलते हैं। उसके बाद क्या है, मल्लाह जादास सन ऑफ बोटमैन, जो मल्लाह होते हैं, मल्लाह आपको पता होगा गाने वगैरह भी गाते हैं बोट में चलते चलते, तो उनको मल्हार बोलते हैं, मल्लाह, ठीक है। तो इनके सन को बोलते थे क्या, बिल्कुल सही बात है, इनके सन को भी बोलते थे। उसके बाद जिन से कामिल, क्या जिन से कामिल जो है ये कोई पीजेंट्स हुआ करते थे, ये गलत है। उसके बाद एग्रीकल्चरल लेबर, तो ये मजदूर होते थे, माजूर, जिसको माजूर बोलते हैं, ये सही है। तो हमारा आंसर हो जाएगा इसमें सी, यही एक इनकरेक्ट मैच्ड पेयर है, ठीक है। उसके बाद क्या है, नेक्स्ट पे आते हैं 16th क्वेश्चन, आइडेंटिफाई द फेमस टेम्पल फ्रॉम द डिस्क्रिप्शन गिवन बिलो। तो यहाँ पे फेमस टेम्पल के बारे में बात कर रहा है, ये दो स्टेटमेंट दिए गए हैं, आपको पहचानना है कौन सा टेम्पल है ये। While inscriptions suggest that the earliest shrine dated on the 9th to 10th century, it was substantially enlarged with the establishment of the Vijayanagar Empire. तो यहाँ पे क्या है, आपको बोल रहा है कि भाई 9th से 10th सेंचुरी के बीच में ये बना था। इसके इंस्क्रिप्शंस वगैरह जो है इस श्रीन पे आपको देखने को मिल जाएंगे, और ये काफी बड़ा है ना। उसके बाद ये विजयनगर एम्पायर का मुख्य टेम्पल है, तो आपको थोड़ा समझ में आ रहा होगा कि ये कौन से डाइटीज को पूजा करते थे, तो थोड़ा सा आइडिया लगाइए। उसके बाद द हॉल इन फ्रंट ऑफ द मेन श्रीन वाज बिल्ट बाय द कृष्ण देव राय, तो जो हॉल बनाया है श्रीन के आगे वो कृष्ण देव राय ने बनाया है, टू मार्क हिज असेशन। दिस वाज डेकोरेटेड विद द डेलिकेटली कार्व्ड पिलर्स, और ये बहुत ही ब्यूटीफुल तरीके से डेकोरेट किया गया है, इसके जो पिलर्स वगैरह है उस पर बहुत अच्छे से वर्क किया गया है। कृष्ण देव राय का जो रूल था वो विजयनगर एम्पायर में गोल्डन रूल बोला जाता है। तो ये है स्टूडेंट आपका वीरूपक्षा टेम्पल। कौन सा टेम्पल? देखो, वीरूपक्षा एंड पंपा देवी, ये आपके विजयनगर एम्पायर के मेन डाइटीज थे। पंपा देवी गॉडेस थी यानी पार्वती जी, और वीरूपक्षा यानी शिव जी, ठीक है। तो आंसर सी इज करेक्ट। देन 17 क्वेश्चन पे आते हैं, आइडेंटिफाई द करेक्टली मैच्ड पेयर, करेक्ट मैच करना है भैया। कचहरी कोर्ट ऑफ जमींदार सही है। अमला ऑफिसर ऑफ जमींदार, ये जमींदार रहेगा यहाँ पे अमला, ठीक है। उसके बाद मंडल्स विलेज ऑफ हैडमैन, ये तीनों ही सही है, आंसर डी इज करेक्ट। देन हु मेड एन एग्रेसिव प्ली दैट हिंदी कैन बी यूज्ड एज ए लैंग्वेज ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल मेकिंग, किसने एक एग्रेसिव प्ली दिया था, मतलब बहुत ही अच्छी तरीके से बोला था कि भाई हिंदी जो है हमारी कॉन्स्टिट्यूशन की लैंग्वेज होनी चाहिए, हमारी राष्ट्रभाषा भी होनी चाहिए। तो यहाँ पे आंसर आ जाएगा आपका आरवी धुलेकर। इन्होंने तो ये तक बोल दिया था कि जिस भी बंदे को, यानी जिस भी पर्सन को जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में बैठा हुआ है, अगर उसको हिंदी नहीं आती है ना, तो वो भारत में रहने लायक नहीं है, मतलब ऐसे करके इन्होंने कुछ ऐसे कमेंट कर दिया था, तो जिससे साउथ इंडियंस बहुत ज्यादा नाराज हो गए थे, ठीक है। तो सर गिवन बिलो आर द टू स्टेटमेंट वन लेबर्ड असर्शन रीजनिंग का क्वेश्चन है, आगे देखते हैं। असर्शन क्या बोल रहा है, क्रिप्स मिशन फेल्ड इन इट्स एम, तो क्रिप्स मिशन जो है ये फेल हो गया था अपने काम से, तो ये सही है, क्रिप्स मिशन सही में फेल हो गया था, 1942 में आया था ये, ठीक है। फिर उसके बाद रीजन जो है इसका क्या था, कांग्रेस डिमांडेड टू अपॉइंट एन इंडियन एज अ डिफेंस मेंबर टू हेल्प ब्रिटिश इन वॉर, तो ये दोनों ही स्टेटमेंट सही है, क्योंकि जो हमारी कांग्रेस पार्टी थी उसने ये डिमांड किया था, मतलब कांग्रेस जो थी उसने डिमांड किया था कि भाई हमारे जो मेंबर्स हैं वो डिफेंस मेंबर्स में चूज होने चाहिए, ठीक है। उसके बाद
और आर जो है इसकी करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी बताता है क्योंकि इसी वजह से ये फेल भी हुआ था, तो आंसर हो जाएगा यहाँ पे ए। 20th क्वेश्चन देखेंगे, हु अमंग द फॉलोइंग वाज एक्टिव इन अंडरग्राउंड रेजिस्टेंस ड्यूरिंग द क्विट इंडिया मूवमेंट। तो जब क्विट इंडिया मूवमेंट चल रहा था, जिसको क्रिप्स मिशन भी बोला जाता है, मतलब जैसे 1942 भारत छोड़ो आंदोलन उसको हिंदी में बोलते हैं, तो उस समय पे कौन थे जो अंडरग्राउंड हो गए थे, ठीक है, तो वो थे जयप्रकाश नारायण। ठीक है, जयप्रकाश नारायण बहुत ही महान हस्ती हैं, इन्होंने एक रेवोल्यूशन भी दिया है, टोटल रेवोल्यूशन बोलते हैं उसको, ठीक है, कि यानी जो भी प्रोटेस्ट जो चलेगा बिहार के अंदर से, मतलब बिहार के मेन थे ये लीडर। तो ये पॉलिटिकल साइंस में आपका दे रखा है जयप्रकाश नारायण के बारे में, कैसे उन्होंने टोटल रेवोल्यूशन को चलाया था पूरे देश के लिए। उसका 21st क्वेश्चन है, शेख निजामुद्दीन हॉस्पाइस comprised several small rooms and a big hall known as जमाते खाना। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, अब देखो यहाँ पे स्टार्ट होते हैं शॉर्ट क्वेश्चंस। तो पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, व्हाट आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन ऑफ महात्मा गांधी इन द पॉलिटिकल स्फेयर इन इंडिया। तो महात्मा गांधी जी का क्या इंपॉर्टेंट रोल था हमारे पॉलिटिकल सिस्टम में। तो यहाँ पे डाल देना आपकी, महात्मा गांधी जी जो है इन्होंने नेशनलिस्ट मूवमेंट स्टार्ट करवाए थे। सबसे पहले जो इन्होंने भारत में आए तो सबसे पहले जो चंपारण है वही वहीं पे स्टार्ट करवाया, फिर उन्होंने नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, क्विट इंडिया मूवमेंट, कई सारे मूवमेंट इन्होंने स्टार्ट करवाए थे। ऐसे करके आप डाल सकते हो उसका आंसर, आपका मेन कंट्रीब्यूशन लिखना है गांधी जी का। उसका नेक्स्ट है, क्रिटिकल एग्जाम इन द डेक्कन रियॉट्स। तो डेक्कन में कैसे रियॉट्स हुए थे, किस वजह से हुए थे। तो यहाँ पे साहूकार वगैरह जो है लोगों की आंखें खुलने के लिए हुआ था। यहाँ पे जो भी डाटा वगैरह था, जो भी उनकी प्राइसेस ये सब लगाते थे, इंटरेस्ट रेट लगाते थे, तो ये इसकी वजह से यहाँ पर रियॉट्स हुए थे। ओके, पीजेंट्स के द्वारा ये किए गए थे। उसके बाद आप ये मेगास्थनीज, मतलब स्टूडेंट्स यहाँ पे क्या है ना, आपको एक एक मैं अगर समझाऊंगी तो बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूम हो जाएगा और आपको ये पढ़ के ही समझ में आएगा। देखो लिंगायत कौन थे, ये बसावन्ना के द्वारा फॉलो किया गया, मतलब एक नया धर्म इन्होंने बनाया था, वीर शिवास जिसको बोलते हैं, तो ये बसावन्ना ने बनाया था। लिंगायत ये कर्नाटक की कम्युनिटी थी, शिव जी को मानती थी। अपने लेफ्ट शोल्डर पे चांदी का एक छोटा सा शिवलिंग बना के ये इसको लगाते थे अपने स्वाफे पे। तो ऐसे करके आपको ये पढ़ना पड़ेगा भाई, ये सारे क्वेश्चंस जो है सारे इंपॉर्टेंट है। और जैसे कि और में दे रखा है कि डिस्कस द रोल ऑफ द वुमेन डिवोटीज इन द भक्ति मूवमेंट विद द हेल्प ऑफ द सुटेबल एग्जाम्पल। तो यहाँ पे क्या है, आपको डाल देना है अंडाल के बारे में, कराईकला मैयर के बारे में, कि किस तरीके से जो लेडीज हैं उन्होंने रोल प्ले किया था किसमें, अपना डिवोटीज बनने में, ठीक है, अपना धर्म की डिवोटीज बनने में, शैविज्म और वैष्णविज्म में। उसके बाद 26 क्वेश्चन देखोगे, एग्जामिन द रोल ऑफ द वुमेन इन द एग्रीगेरियन सोसाइटी ड्यूरिंग द 16th एंड 17th सेंचुरी इन द मुगल एम्पायर। तो यहाँ पे लेडीज जो है ये किस तरीके से एग्रीगेरियन सोसाइटीज में काम करती थी, इनका क्या रोल था यहाँ पे। तो यहाँ पे क्या है, जो वुमेन थी वो मैन के साथ ही काम करने लग जाती थी। जैसे वुमेन जो है वो बीजों को बो रही हैं, तो जो जेंट है वो उनको प्लो कर रहा है, वुमेन जो है उनको थ्रेस्ट कर रही हैं, हार्वेस्ट कर रही हैं, ऐसे करके मतलब काफी हेल्प करती थी साथ में ही वो, ऐसे डाल देना। उसके बाद क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन बोला, डिस्कस द रूल ऑफ मैरिजेस दैट वर प्रिवलेंट इन द अर्ली सोसाइटीज बिटवीन द 600 BC टू 600 CE। तो यहाँ पे मैरिज के क्या रूल्स हुआ करते थे। तो देखो 8 टाइप्स ऑफ मैरिज जो है हमारे धर्म सूत्रास में दे रखी हैं। तो इसमें क्या है ना, आपको लिखना है कि भाई जो लेडी है वो, उसका कोई हक नहीं होता था अपने अपने मायके में, है ना, तो वहां से कोई भी क्लेम नहीं कर सकती थी किसी प्रॉपर्टी को लेके, अब तो कर सकती है। और एक्सोगेमी को ये ज़्यादा प्रिवलेंट करते थे क्योंकि थोड़ा कुल से बाहर शादी होनी चाहिए, कुल के अंदर नहीं होनी चाहिए। ऐसे करके मतलब यहाँ पे सारी चीज़ें थी। लेडीज जो है वो अपनी प्रॉपर्टी का क्लेम नहीं कर सकती थी, ये सबसे मेन चीज़ था। और उनको जो मिलता था वो स्त्री धन ही होता था, जो उनकी शादी के समय पे उनको कन्यादान में मिलता था। तो उसके बाद और में अगर पूछे तो क्या बोल रहा है, राइट ए शॉर्ट नोट ऑन द आइडियल ऑक्यूपेशन ऑफ द मेंशन इन द धर्म सूत्रास, है ना। तो ये इसके बारे में डाल देना है आपका कि भैया जो वेदों में दे रखा है कि जो आपके वर्णा सिस्टम है वो क्या है, आपके जो वैश्य हैं वो क्या करेंगे, जो शूद्रास हैं वो क्या करेंगे, जो ब्राह्मण हैं वो क्या करेंगे, और जो क्षत्रिय हैं वो क्या करेंगे, इस तरीके से। तो स्टूडेंट्स आपको ये क्वेश्चंस जो है अच्छे से पढ़ के समझने हैं। उसके बाद ये लॉन्ग क्वेश्चंस भी यहाँ पे दे रखे हैं, फिर उसके बाद सोर्स बेस्ड क्वेश्चंस भी यहाँ पे दे रखे हैं। तो आपको ये सोर्स अच्छे से पढ़ना है और आपकी बुक के बीच में जितने भी सोर्सेज दे रखे हैं उन सबको आपको पढ़ना है, कोई भी आपको क्विट नहीं करना है, छोड़ना नहीं है, ठीक है। तो ये डिमॉन वाला जो है ये मैंने लास्ट वीडियो में भी आपको बताया था, ये समटाइम्स आ जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, कराईकले मैयर से है, ये यहाँ पे नेशनलिस्ट मूवमेंट से है, क्विट इंडिया के बारे में दे रखा है, जयप्रकाश नारायण अभी हमने डिस्कस किया ही था।
उसके बाद ये 33 वाला जो है ना, ये दे रखा है मनुस्मृति में रिटर्न होता था कि भाई किस तरीके से बाउंड्रीज का डिमार्केशन होना चाहिए, मतलब एक राजा की जो बाउंड्री है वो दूसरे राजा की बाउंड्री से किस तरीके से अलग होती थी। तो ये लोग क्या करते थे, कुछ धरती के अंदर मतलब जमीन के अंदर जो है कुछ ऊपले गाड़ देते थे, कुछ घास फूस गाड़ देते थे, कुछ पत्थर गाड़ देते थे। ठीक है, ऐसे करके यहाँ पे क्या है, बरीड स्टोन्स, बोन्स, काउ हेयर, काफ, एशेस है ना, पोर्शेट्स, ड्राई काउ डंग्स एंड द ब्रिक्स, कोल, इससे क्या होता था, ग्लैंड बना देते थे और ऊपर मिट्टी से ढक देते थे। अगर कभी कोई लड़ाई वड़ाई होती थी, भाई ये मेरी जगह है कि तेरी जगह है, तो उस पर ये खोद के देख लेते थे कि भैया हमारी बाउंड्री जो है कहाँ पे बनाई गई है। तो ये उस समय पे होते थे, लेकिन क्या है समय के साथ ये डिकम्पोज भी हो जाती थी कुछ चीजें, तो इसीलिए क्या है यहाँ पे थोड़ा ये कंट्रोवर्सीज में आ जाती हैं, बट ये हिडन मार्कर्स होते हैं। ओके, उसके बाद यहाँ पे देखो ये दे रखा है, आपका क्वेश्चन पेपर कंप्लीट होता है, इसीलिए ये आपका एक प्रैक्टिस सेट, एक सैंपल पेपर है। और आप इन क्वेश्चंस को लगा भी तभी सकते हो स्टूडेंट्स जब आपको इनके बारे में नॉलेज होगी। आप चैप्टर रीड कीजिए, आप इसके आंसर्स लिखने की कोशिश कीजिए, आप अंडरस्टैंड कीजिए। और इसके लिए मैंने चैप्टर्स जो हैं अपने एनसीईआरटी के बिल्कुल लाइन टू लाइन जो है एक्सप्लेन किया है। जब तक आप एनसीईआरटी नहीं पढ़ोगे आपकी चीजें मिस हो सकती हैं, आपकी आपके जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर नहीं हो पाएंगे। तो इसलिए पहले बेस बनाइए एनसीईआरटी से, ठीक है। उसके बाद फिर अपनी आंसर राइटिंग करने की प्रैक्टिस कीजिए। जब तक राइटिंग प्रैक्टिस नहीं करेंगे तब तक आपको लिखने की प्रैक्टिस नहीं होगी, और वही चीज आपको बोर्ड में चाहिए। आपको ये पूरी की पूरी जो पीडीएफ है ये आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी विद आंसर्स, ठीक है। तो स्टूडेंट आपको इसका जो मैप है ना वो आपको इसकी आंसर की पीडीएफ में मिल जाएगा। आपको क्वेश्चन की पीडीएफ भी मिल जाएगी अलग से, आपको पहले क्वेश्चन की पीडीएफ ही पढ़नी है, आंसर मत देखने लग जाना डायरेक्ट, ठीक है। उसके बाद फिर आप आंसर राइटिंग करोगे तो मैच कर लेना। ओके स्टूडेंट्स, तो ऐसे ही करके आपको 5 सैंपल पेपर अभी मिल जाएंगे। और जैसे नवंबर दिसंबर में आपकी जो 15 सैंपल पेपर आ जाते हैं उस समय पे अरिहंत के, तो वो भी मैं आपको एक्सप्लेन करा दूंगी। काफी आपको हेल्प मिल जाएगी इससे बोर्ड में, और आप सीधा अपना टारगेट कीजिए बोर्ड एग्जाम में, क्योंकि ज्यादा अभी 2-3 महीने जो भी रह गए हैं अच्छे से मेहनत कीजिए, ठीक है स्टूडेंट्स। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट सैंपल पेपर के साथ। और अगर वीडियो पसंद आ गई हो तो लाइक कर देना, फ्रेंड्स का शेयर कर देना, और चैनल को नए हैं जो सब्सक्राइब कर देना। तो ऐसे ही पढ़ते रहिए और अपना ध्यान रखिए। बाय बाय स्टूडेंट्स।